हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। ठीक है, आज की क्लास में हम 1781 का संशोधन अधिनियम एक्ट ऑफ सेटलमेंट, जिसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट बोला जाता है, से चार्टर अधिनियम 1853 तक का जो भी अधिनियम उसके बीच में आए तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, और इसको हम बहुत आसान भाषा से समझाने वाले हैं। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि हर पॉइंट आपको एग्जाम्पल के साथ समझ में आए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की शानदार लर्निंग जर्नी। ठीक है, तो शुरुआत होती है। इससे पहले इससे पिछली पॉलिटी की क्लास में मैंने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में बताया था। और ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, अगर किसी को भविष्य में चाहिए होंगे तो मेरे से ले सकता है। लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि आप कोई सी भी बुक से पढ़िए तो अपने हैंड रिटन नोट्स खुद बनाइए। ठीक है, ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, 1781 का संशोधन अधिनियम, इसको क्या बोला जाता है? एक्ट ऑफ सेटलमेंट। ठीक है, अब आपको मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जैसे कि कोई भी अधिनियम आते हैं तो वो पुराने अधिनियम में कुछ कमियां होती हैं, उनको दूर करने के लिए ही आते हैं। ठीक है, तो इसका मेन उद्देश्य यही था कि 1773 में की कमियों को दूर करना, और इसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट बंदोबस्त कानून कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें मेन चीज़ याद रखनी है, कलकत्ता न्यायालय। 1774 में कलकत्ता न्यायालय की स्थापना करी गई थी कलकत्ता में। ठीक है, अब इसमें क्या है कि क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कौन से क्षेत्र आते हैं और क्षेत्राधिकार के बाहर कौन से क्षेत्र आते हैं, मतलब क्षेत्र अधिकार से बाहर और क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत। ठीक है, इसमें क्या है कि गवर्नर जनरल व सदस्य क्षेत्र अधिकार से बाहर हो गए और रेवेन्यू, दो चीज़ें कलकत्ता न्यायालय से बाहर हो गई। ठीक है, अब इसके अंतर्गत क्या आते हैं? इसमें कलकत्ता के मूल निवासी आते हैं, हिंदू और मुसलमान। ठीक है, अब इनका न्याय प्रणाली क्या थी? निजी कानूनों के द्वारा न्याय किया जाएगा। अब कलकत्ता न्यायालय गवर्नर जनरल व सदस्य और रेवेन्यू के बीच में हस्तक्षेप नहीं करेगा, उनके मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। लेकिन अपीली शक्तियाँ क्या थी? गवर्नर के पास। अपील सिर्फ गवर्नर कर सकता है। अब इसकी मुख्य विशेषता बताना जा रहा हूँ। ठीक है, वही चीज़ है, सुप्रीम कोर्ट के अधिकारों को सीमित कर दिया गया। अब है कि सुप्रीम कोर्ट वह अब कंपनी के कर्मचारी पर केवल उसी स्थिति में अधिकार रखेगा जब वे ब्रिटेन के मूल निवासी या किंग के सब्जेक्ट होंगे। ठीक है, भारतीयों पर कोर्ट के अधिकार को सीमित किया गया ताकि न्यायिक टकराव ना हो, वही चीज़ जो मैंने ऊपर ये बताई थी। ठीक है, अब राजस्व, रेवेन्यू मामलों पर को सुप्रीम कोर्ट के अधिकार से बाहर कर दिया गया। ठीक है, कोर्ट अब कंपनी के राजस्व अधिकारी रेवेन्यू ऑफिसर पर अपने अधिकार का उपयोग नहीं कर सकता। राजस्व संबंधी विवादों का निपटारा कंपनी के न्यायिक प्रणाली में किया जाएगा। ठीक है, राजस्व संबंधी भी कोई भी विवाद होते हैं वो कंपनी की न्यायिक प्रणाली ही करेगी, अब कोर्ट का कोई हस्तक्षेप ही नहीं है। ठीक है, थर्ड है, गवर्नर जनरल व काउंसिल के अधिकार को स्पष्ट किया गया। गवर्नर जनरल और उनकी काउंसिल के प्रशासनिक कार्यों को कानूनिक संरक्षण, प्रोटेक्शन दिया गया, यानी उनके अधिकारी कार्यों पर कोर्ट सीधा हस्तक्षेप नहीं करेगा। जो चीज़ बस इसमें बस मेन चीज़ यही चीज़ है कि इसमें जो गवर्नर जनरल व उसके सदस्य और प्रशासनिक मतलब रेवेन्यू के जो भी मामले होंगे तो इसमें कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करेगा। बस एक चीज़, यही चीज़ याद रखनी है। ठीक है, फोर्थ है, सिविल और आपराधिक न्याय प्रणाली में स्पष्टता। ठीक है, भारतीयों के व्यक्तिगत कानून, पर्सनल लॉज जैसे हिंदू कानून, मुस्लिम कानून के अनुसार निर्णय देने का नियम फिर से पुष्टि में आ गया। ठीक है, इससे भारतीयों की पारंपरिक कानूनों की रक्षा की हुई। सुप्रीम कोर्ट व गवर्नर जनरल के बीच में टकराव कम हुआ। अब हस्तक्षेप ही नहीं करेगा तो टकराव तो वैसे ही नहीं होगा। ठीक है, तो अब है कि सुप्रीम कोर्ट व गवर्नर जनरल के बीच में टकराव कम करना। ठीक है, 1773 के बाद कोर्ट और प्रशासन में लगातार संघर्ष था, क्योंकि सारे मामले जो थे वो कोर्ट में जा रहे थे, चाहे वो गवर्नर जनरल की काउंसिल के हो या राजस्व के हो। तो अब 1781 के अधिनियम के द्वारा दोनों के अधिकार क्षेत्रों को स्पष्ट कर दिया गया। अब आते हैं हम ईस्ट इंडिया एक्ट 1884। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने भी इंपॉर्टेंट ही लगा रखा। इसमें क्या है कि रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने और ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय क्षेत्रों के प्रशासन को के अधिकार को
मतलब अधिक सक्षम और उत्तरदायी पूर्ण बनाने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा ये अनेक कदम उठाए गए। इनमें से एक महत्वपूर्ण कदम है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है, जिसका नाम ब्रिटेन के तत्कालीन युवा प्रधानमंत्री विलियम पिट के नाम से, ठीक है। अब वही चीज़ है जो मैंने पहले भी बताया था कि कोई भी एक्ट आता है वो किसी ना किसी पुराने एक्ट में की कमियों के सुधार हेतु ही आता है, ठीक है। और इसमें बस एक चीज़ ये याद रखना कि उस टाइम विलियम पिट उस वहाँ के ब्रिटेन के युवा प्रधानमंत्री थे जिनके नाम पे ये एक्ट लाया गया, ठीक है। अब इसकी मुख्य विशेषताएं हैं डुअल कंट्रोल की व्यवस्था, ठीक है। भारत के प्रशासन पर दोहरा नियंत्रण लागू किया गया। अब कंपनी क्या करेगी, व्यापारिक मामले देखेगी, और ब्रिटेन सरकार क्या करेगी, राजनीतिक मामले पर नियंत्रण करेगी। यही डुअल सिस्टम आगे चलकर और मजबूत हो गया, ठीक है। यहाँ से डुअल सिस्टम लागू कर दिया गया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारिक मामले देखेगी और ब्रिटेन सरकार राजनीतिक मामले देखेगी, ठीक है। अब इसमें क्या है, सेकंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना, ठीक है। ब्रिटिश सरकार ने भारत से संबंधित सभी राजनीतिक मामलों के लिए एक नई संस्था बनाई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इसमें क्या थे, इसके सदस्य थे चांसलर ऑफ द एक्सचेंजर, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, 4 अन्य सदस्य। यह बोर्ड कंपनी को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से अधिक शक्तिशाली था। यह बोर्ड कंपनी जो भी थी वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से अधिक शक्तिशाली था, ठीक है। गवर्नर जनरल की शक्तियां बढ़ाई गई। बंगाल का गवर्नर जनरल अब स्पष्ट रूप से भारत का सर्वोच्च अधिकारी हो गया, ठीक है। मद्रास व बॉम्बे के गवर्नर उस पर निर्भर करने लगे, ठीक है। मतलब केंद्रीकरण जो पहले भी बताया था, केंद्रीकरण हो गया, ठीक है। कंपनी के व्यापारिक व प्रशासन को अलग किया गया। कंपनी के व्यापार और राजनीतिक प्रशासन को पहली बार अलग माना गया। राजनीतिक नियंत्रण ब्रिटिश सरकार के हाथ में आ गया। अब राजनीति का नियंत्रण भी ब्रिटिश सरकार के में आ गया और ईस्ट इंडिया कंपनी अपना व्यापार कर रही है। 5वां है भारतीय क्षेत्रों पर ब्रिटिश सरकार की सर्वोच्चता। पहली बार स्पष्ट कहा गया कि भारत में कंपनी द्वारा संचालित प्रदेश ब्रिटिश राष्ट्र की संपत्ति मानी जाएगी, ठीक है। अब भारत में जो कंपनी द्वारा जो जिस एरिया में कंपनी का इस्टेब्लिश है और जहाँ जहाँ व्यापार हो रहा है, अब वो ब्रिटिश राष्ट्र की संपत्ति मानेगी, वो भारत नहीं मानेगी, ठीक है। अब इसमें ब्रिटिश सरकार का पूर्ण कंट्रोल आ गया। कंपनी केवल ट्रस्टी और प्रशासक होगी, मालिक नहीं। अब मालिक कौन है, सिर्फ ब्रिटिश सरकार। अब भ्रष्टाचार रोकने के प्रावधान, अधिकारी को रिश्वत, निजी व्यापार करने और दुरुपयोग करने के लिए कानून बनाए गए, ठीक है। गवर्नर जनरल की काउंसिल को छोटा किया गया, ठीक है, और अधिक कार्यक्षम किया गया, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट, बहुत से मतलब बहुत क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, ठीक है। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 और चार्टर एक्ट 1853। अभी चार्टर एक्ट इसका लास्ट एक्ट है जिसको मैं बाद में डिस्कस करूंगा। तो उसमें क्या होता है कि यहाँ पर को क्या है, पिट्स इंडिया एक्ट में इंपॉर्टेंट चीज़ है राजनीतिक व वाणिज्यिक कार्यों को अलग किया गया। राजनीतिक कार्य ब्रिटिश सरकार और वाणिज्यिक कार्य ईस्ट इंडिया कंपनी। अब कंफ्यूजन ये आता है कि चार्टर एक्ट में भी ये है कि विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग किया गया, ठीक है। तो बहुत से लोग कंफ्यूज यहाँ पर को होते हैं कि जैसे कि अगर पूछा गया क्वेश्चन में कि विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग कौन से एक्ट में किया गया, तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 लगा देते हैं, जबकि वहाँ क्या था कि राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को अलग किया गया है, और यहाँ पर चार्टर एक्ट में विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग किया गया, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट, मतलब ये ध्यान रखने योग्य बात है, ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट कर दीजिए। अब आते हैं 1786 का अधिनियम, ठीक है। अब 1786 में कुछ नहीं है ज़्यादा, इसमें बस एक गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस की बारे में, मतलब बस यही है लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में ये पूरा एक्ट है, ठीक है। अब लॉर्ड कॉर्नवालिस ने यहाँ पर को क्या किया, कानूनी सुधार किए, न्यायिक सुधार किया, और इसको इसीलिए ही जाना जाता है कानूनी सुधार और न्यायिक सुधार में, ठीक है। और इसने ये कहा कि मैं काउंसिल का निर्णय नहीं मानूंगा, इसका मुझको अधिकार चाहिए, गवर्नर जनरल काउंसिल के निर्णय न मानने का अधिकार चाहिए, ठीक है। और एक और चीज़ गई कि कमांडर इन चीफ या सेनापति का पद दिया जाए मुझे, ठीक है। यहाँ से इसको कमांडर इन चीफ और सेनापति का पद दे दिए गए। आगे चल के कॉर्नवालिस ने न्यायिक, राजस्व और पुलिस सुधार लागू किए, जिसे कॉर्नवालिस संहिताएं कहे जाती हैं। अब यह है कि क्वेश्चन कहाँ पर को बनता है, कॉर्नवालिस संहिताएं कौन से एक्ट में आई, कौन से अधिनियम में आई, तो 1786
86 के अधिनियम में, ठीक है। और यहाँ से ये कमांडर इन चीफ और सेनापति बन गया, ठीक है। अब महत्व बता, सिग्निफिकेंस क्या है, इस अधिनियम से गवर्नर जनरल का पद पहले से कई अधिक शक्तिशाली बन गया। अब वो कमांडर इन चीफ बन गया तो और अधिक शक्तिशाली, ऑब्वियस सी बात है, बनेगा। प्रशासनिक निर्णय लेने में तेजी और एकरूपता आएगी। अब जो भी प्रशासन के निर्णय हैं वो जल्दी से लिए जाएंगे, ठीक है। भारत में ब्रिटिश कार्यपालिका केंद्रीकरण बढ़ा, ठीक। अब आते हैं 1793 का चार्टर कानून। अब 1793 के चार्टर कानून में क्या है, गवर्नर जनरल को बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी पर नियंत्रणकारी शक्ति मिली। भारत पर व्यापार का कंपनी का अधिकार 20 वर्षों तक बढ़ा दिया गया, ठीक है। अब यहाँ से क्या होता है कि 20-20 वर्षों में अधिनियम आएंगे। अब जो भारत में जो कंपनी का कार्य है वो 20-20 वर्षों तक बढ़ा दिया गया, मतलब कंपनी का कार्य धीरे धीरे खत्म होने वाला है, तो इसलिए उसको 20-20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया जा रहा है, ठीक है। कमांडर इन चीफ के गवर्नर परिषद के सदस्य होने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई, ठीक है। अब वो गवर्नर परिषद के सदस्य हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं हमें, ठीक है। वो कमांडर इन चीफ है तो कमांडर इन चीफ और सेनापति रहेगा, उसको गवर्नर परिषद के सदस्य होने की अनिवार्यता से हटा दिया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण मंडल के सदस्य को भुगतान भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। अब ये इंपॉर्टेंट, मतलब ध्यान देने की बात है कि यहाँ से क्या हुआ कि अब जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य हैं उनको जो भी भुगतान होगा या सैलरी दी जाएगी वो भारतीय राजस्व से दी जाएगी। पहले से क्या करता था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो भी वो करती थी तो उससे प्रॉफिट आती थी, तो उससे उसको ब्रिटिश सरकार उसको पे करती थी। अब लेकिन यहाँ से भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। अब इसके बाद आते हैं चार्टर अधिनियम 1833। अब यहाँ से क्या हुआ कि 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था, अब यहाँ से 20-20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया जाएगा। तो अब सीधे उसके बाद हम 1793 से 1813 तक पहुँचते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आया है चार्टर अधिनियम 1853। अब इसमें क्या है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार समाप्त हो गया। यहाँ से इसका ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारिक अधिकार समाप्त करने के लिए ओर जा रही है, ठीक है। भारत के साथ व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार खत्म कर दिया गया। अब भारत के साथ केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही तो व्यापार कर रही थी, अब क्या है कि इसका एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। अब इसमें ब्रिटिश व्यापारी भी भारत से व्यापार कर सकते हैं, ठीक है। केवल चीन और के साथ व्यापार और चाय का व्यापार कंपनी के एकाधिकार में था, ठीक है। मतलब अब केवल जो व्यापार होगा वो चीन के साथ होगा या चाय के साथ होगा। इसको हम चीन और चाय करके चाची करके याद कर सकते हैं, ठीक है। चाय का व्यापार और चीन का व्यापार 1883 के चार्टर अधिनियम में था, जो केवल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी, ठीक है। और अब कोई भी ब्रिटिश व्यापारी भारत में व्यापार कर सकता है, ठीक है। अब सेकंड क्या है, कंपनी का प्रशासनिक अधिकार जारी। अब यहाँ से क्या हुआ कि प्रशासन में भी घुस गई कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में शासन करने का अधिकार 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया 1833 तक। अब इसके बाद हम 1833 का चार्टर एक्ट पढ़ेंगे। भारतीयों में शिक्षा के लिए पहली बार धन का प्रावधान किया गया। हालांकि यहाँ पर को धन का प्रावधान किया गया, मतलब 1 लाख रुपए प्रति वर्ष की खर्च किया जाएगा भारत में शिक्षा के लिए, लेकिन वो हुआ नहीं कभी, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर कोई क्या है, भारत में शिक्षा पर खर्च के लिए पहली बार 1 लाख रुपए का प्रतिवर्ष देने का प्रावधान किया गया, लेकिन अभी तक मिला नहीं, उस टाइम पे मिला नहीं था, ठीक है। ये केवल एक प्रावधान दिया गया था, ठीक है। भारतीयों की शिक्षा और धार्मिक सामाजिक सुधारों में सरकारी हस्तक्षेप की शुरुआत यहीं से हुई, ठीक है। मिशनरियों का भारत में आने को अनुमति दे दी गई। पहली बार ईसाई मिशनरी को भारत में धर्म के प्रचार, शिक्षा व सामाजिक सुधारों के लिए कानूनी अनुमति मिल गई। यहाँ से ईसाई मिशनरी भी अब भारत आ सकते हैं और यहाँ पर वो धर्म का प्रचार कर सकते हैं, शिक्षा और सामाजिक सुधार में के लिए आ सकते हैं, ठीक है, सामाजिक सुधार कर सकते हैं और उसको कानूनी अनुमति मिल गई। ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण बढ़ा। कंपनी के खर्चों और आय का वार्षिक विवरण ब्रिटिश सरकार को देना अनिवार्य हो गया, ठीक है। यहाँ से क्या हुआ कि कंपनी में जो भी खर्चा हो रहा है और कितने लोगों को वहाँ से आय मिल रही है उसका वार्षिक विवरण ब्रिटिश सरकार को दिया जाएगा, ठीक है। भारतीय क्षेत्रों में कंपनी राष्ट्र की संपत्ति मानी गई, ठीक है। अब वो राष्ट्र की संपत्ति होगी, ब्रिटिश सरकार का ही एक अभिन्न अंग हो गया, ठीक है। अब एक बात कही थी यहाँ पर को गांधी जी ने, महात्मा गांधी ने, पश्चिमी शिक्षा ने हमें गुलाम बना दिया।
ठीक है। अब जैसे ये ईसाई मिशनरी यहाँ आए, इनने धर्म का प्रचार करा, शिक्षा व सामाजिक सुधारों के लिए कानून बनाए, तो इससे ये कहा जाता है कि पश्चिमी शिक्षा, वेस्टर्न एजुकेशन ने हमें गुलाम बना दिया। ये महात्मा गांधी के वक्तव्य था। अब आते हैं चार्टर एक्ट 1833। ठीक है, चार्टर एक्ट 1833 में क्या है? ब्रिटिश भारत में केंद्रीकरण की दिशा में एक निर्णायक कदम था। ब्रिटिश भारत में केंद्रीकरण की दिशा में यह एक निर्णायक कदम था, चार्टर एक्ट 1833। इसमें क्या हुआ कि इस अधिनियम में कंपनी के चीन और चाय के व्यापार को भी एकाधिकार को समाप्त कर दिया। यहाँ से चीन और चाय, चाची से भी अब व्यापार करना छोड़ दिया। ठीक है, अब वह विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बन गया। अब यहाँ से अब वो सिर्फ व्यापार, अब व्यापार नहीं करेगा, अब सिर्फ प्रशासनिक निकाय, ठीक, बस कंट्रोल करेगा। ठीक है, भारतीय प्रदेशों तथा राजस्व पर कंपनी का एकाधिकार 20 वर्षों के लिए पुनः बढ़ा दिया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल बना दिया गया, जिससे सभी नागरिक और सैन्य शक्तियां निहित थी। लॉर्ड विलियम बेंटिक, यहाँ इस एक्ट में ये चीज़ याद रखने योग्य बात है कि लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है, पहले भारत के गवर्नर जनरल बने। ये कौन से अधिनियम में? चार्टर एक्ट 1833। इस प्रकार इस अधिनियम ने पहली बार एक ऐसी सरकार का निर्माण किया जिसका ब्रिटिश कब्जे वाले संपूर्ण भारतीय क्षेत्रों पर पूर्ण नियंत्रण था। ठीक है, मद्रास व मुंबई के गवर्नरों का विधायिका संबंधित शक्ति से वंचित कर दिया गया, तथा अब वही है कि भारत का जो गवर्नर जनरल है वो भी अब मुंबई और मद्रास में कंट्रोल करेगा। ठीक है, वो पूरे ब्रिटिश भारत में विधायिका और उससे संबंधित असीमित अधिकार प्रदान कर दिए गए। इसके अंतर्गत पहले बने कानून को नियामक कानून कहा गया और नए कानूनों के तहत बने कानूनों को एक्ट या अधिनियम कहा गया। सिविल सेवा की खुली प्रतियोगिता यहीं से ही वो हुई के लिए प्रावधान लागू किया गया। सिविल सेवा की खुली प्रतियोगिता हेतु प्रावधान किया गया, परंतु लागू नहीं हुए। और यहाँ पर मैंने चार्ट से एक चीज़ समझाई है, देखिएगा। अब यहाँ पर को जो है यह है गवर्नर। अब पहले बंगाल का गवर्नर कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, बंगाल का गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग। ये कौन से उससे बने थे? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। थर्ड है भारत का गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक। ये किससे बने थे? चार्टर एक्ट 1833। अब भारत का वाइसरॉय जो इसके बाद आएगा 1853, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, वो गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया 1858 में बने। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग। इसके बाद हम आते हैं चार्टर एक्ट 1853। चार्टर एक्ट 1853 में क्या है? ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित किए गए चार्टर अधिनियम उनकी श्रृंखला का यह अंतिम अधिनियम है, तथा संवैधानिक विकास की दृष्टि से यह अधिनियम एक महत्वपूर्ण अधिनियम था। ठीक है, अब यहाँ पर वही चीज़ जो मैंने ऊपर क्वेश्चन बताया था कि ये क्वेश्चन आता है, विधायी और प्रशासनिक कार्यों को यहाँ से अलग कर दिया गया। विधायी के लिए क्या है? विधायी परिषद का गठन कर दिया गया। इसमें पार्षद रखे गए। पार्षद में क्या थे? 6 सदस्य थे। पहली बार विधायिका के सरकार के विशेष कार्य हेतु गठित किया गया। ठीक है, अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? सिविल सेवा में खुली प्रतियोगिता की शुरुआत यहीं से हुई थी। इसके लिए क्या किया था? 1854 में मैकाले समिति बनी थी। ठीक है, इस अधिनियम में सर्वप्रथम भारतीय विधान परिषद में क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को अपनाया गया। गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्य में से 4 चुनाव बंगाल, मद्रास, मुंबई और आगरा के स्थानीय प्रांतीय की सरकारों से किया जाएगा। ठीक है, और 1857 में, अब यहाँ पर से ये एक्ट खत्म हो जाते हैं। ठीक है, ये क्या थे? कंपनी एक्ट पूरे। इसके बाद जो आएंगे वो आएंगे ताज शासन। ठीक है, वहाँ पर को क्या आएंगे? ब्रिटिश सरकार द्वारा जो बनाए गए एक्ट हैं। ठीक है, अब इसमें लास्ट ऑप्शन ये है कि इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि 1857 को का जो महान विद्रोह नहीं हुआ था, सिपाही वाला, वो ऐतिहासिक घटना थी। यह विद्रोह भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंत का कारण बना। ठीक है, अब यहाँ से क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन यहाँ से खत्म हो गया। ठीक है, अब जो लॉर्ड कैनिंग है वो चार्ल्स जॉन कैनिंग 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान भारत का राजनेता और गवर्नर जनरल था। वर्ष 1858 में भारत का पहला वाइसराय बने थे लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, तो इनका नाम गवर्नर जनरल से बदल के वाइसराय कर दिया गया।
ठीक है। सबसे प्रथम वॉइसराय हमारे लॉर्ड कैनिंग थे, 1858 में बने थे। चलो आज की सेवा में यहीं समाप्त करते हैं, मतलब आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। होप सो आप लोगों को ये क्लास काफ़ी यूज़फुल लगी होगी। तो इसके लिए आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए। और इसमें वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।